light amplification by the stimulated emission of radiation. ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमारे पास होता है। अब इसके अंदर ना कुछ प्रोसेसेस हैं, उसको पहले समझ लें तो फिर हमें इसकी ना समझ आएगी। तो 3 प्रोसेस हैं, एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या है जी आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन है, और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो ये 3 प्रोसेस अगर आपको समझ आ जाए तो फिर हम इसको कर सकते हैं। तो इन प्रोसेसेस की जो डायग्राम है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अच्छा जी, अब इसमें आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर तो होता क्या है कि पहला जो प्रोसेस है वो है जी एब्जॉर्प्शन का। अ, ये कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन है, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है, और ये है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब यहाँ पर आप देखें तो ये एनर्जी स्टेट्स हैं दो। इसी एक एटम है जो कि सिर्फ 2 एनर्जी स्टेट्स पे मुश्तमिल है, उसकी ग्राउंड एनर्जी स्टेट ई नॉट है और उसकी हायर एनर्जी स्टेट क्या है, ई एक्स है। ओके, ई एक्स। अब क्या होता है कि इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है अपनी ग्राउंड स्टेट पे। इलेक्ट्रॉन जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये क्या है, अपनी ग्राउंड स्टेट पे पड़ा हुआ है। अब इसको जब ये वाली फोटोन दी जाती है, ये फोटोन, तो ये क्या करता है, ये ग्राउंड एनर्जी से मूव करके ये ऊपर चला जाता है ई एक्स पर, ये ई एक्स पर चला जाता है। इसको थोड़ा और बड़ा ना कर दें ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। अब ठीक है, अब सही समझ आएगी। तो मैं बता ये रहा हूँ कि हमारे पास क्या है जी, कि ई नॉट के ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, ये वाला। ओके, ये इलेक्ट्रॉन जो था ई नॉट के ऊपर पड़ा था, तो इसको जब ये वाली फोटोन मिली है तो ये क्या चला गया, ये ई एक्स के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है ये वाली फोटोन, और इसकी वजह से ये एक्साइट हो गया हुआ है और ई एक्स पे चला गया हुआ है। ओके, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है कि आपका ये जो इधर ये वाला सिस्टम था जो कि एक्साइटेड स्टेट में था ई एक्स पे, इस सिस्टम को आपने ऐसे ही छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद इसने क्या किया है कि ये वाली फोटोन जो है ना, ये फोटोन ये इसने इमिट की है, और ये दोबारा यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आ गया हुआ। अब देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पे आ गया हुआ, ग्राउंड स्टेट में। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होती है 10⁻⁻10 सेकंड्स में हो जाती है, यानी इतनी जल्दी, ये बहुत ही इसका थोड़ा दौरानिया होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन का। अंडरस्टैंड? यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा फोटोन दी, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, बाद में उसको आपने थोड़े टाइम के लिए छोड़ा है, तो वो क्या हुआ है, वो खुद ही फोटोन वो वाला जो उसने पहले लिया था उसको उसने इमिट किया और दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ गया वो। तो ये चीज़ है। अब एक तो ये तरीका है कि ये खुद ही आ जाए, जिसको जब खुद ही आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना, इसको बाहर से एक फोटोन देकर इस सिस्टम को छेड़ा जाए। बाहर से ये वाली फोटोन जो है ना, ये वाली फोटोन देकर इस सिस्टम को क्या किया जाए, ये एक्साइटेड स्टेट में सिस्टम है ना, इसको हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा छेड़ दिया। तो जब इसको छेड़ा है तो इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। अब जब छेड़ने के बाद ये इमिट करेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे अब ये वाला फोटोन एक एक्सटर्नल फोटोन आया है, इसने आकर इसको छेड़ा है। तो अब ये जो है इसने बेसिकली क्या किया है कि अपने पास जो इसके पास फोटोन थी ना वो भी खारिज कर दिया, और ये दोनों जो है ना एक ही साथ मूव करना शुरू करते हैं। अब ये जो दोनों फोटॉन्स हैं इनकी एक तो एनर्जी सेम है, एच एफ सेम है दोनों की, दूसरा इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इनकी वेवलेंथ सेम है, ये सब कुछ इनका सेम होगा। तो इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। नैनो सेकंड है, चलिए जी नैनो कर लें। ठीक है जी, ये नैनो सेकंड है तो नैनो कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, सर मैं पूछना कुछ और चाह रहा था। पूछें? नैनो सेकंड ही है सर, ये मेरे ख्याल से 10⁻⁻10 ही है, जो मैंने सिंपली लिखने के लिए आसानी की है, मैंने नैनो लिख लिया।
सर मैं पूछने ये चाह रहा था कि विद इन 10 - 10 सेकेंड 10⁻⁻10 सेकेंड जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। हम्म, लेकिन हमें फिर फोटोन दे के करने के लिए विद इन यानी कि उस टाइम से कम टाइम में करना पड़ेगा ना सर, वरना तो उस टाइम तक तो फिर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ ऐसे ही, मैं बिल्कुल ये ऐसे पूछना ही, चाह रहा था। ऐसे ही होता है। ठीक है। बिल्कुल वो उससे भी पहले, यानी 10⁻⁻10 से भी पहले आपको फोटोन देना पड़ेगा ये करने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बेसिकली ये तीन प्रोसेस हैं आपके पास। एक दफा आप एब्जॉर्ब करवाएं एनर्जी तो उसको एक्साइट करवा दें। अब एक्साइटेशन स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए या तो वो खुद ब खुद आ जाए स्पॉन्टेनियस एमिशन के जरिए, या फिर क्या है आप उसको स्टिमुलेट करके वापस उसको जो है ना लेके आए। अब जब ये वापस आएंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों की एनर्जी जो होगी सेम होगी, तो ये बात आपके समझने के लिए है। तो इसके अलावा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हम कर रहे थे सिर्फ एक एटम की बात, और इसमें हमें पता है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, हमें एक एटम का तो पता लगाया जा सकता है ना कि वो एक्साइटेड स्टेट में है या ग्राउंड स्टेट में है, उसको तो पता लगाया जा सकता है। लेकिन इन मतलब रियल प्रॉब्लम हमें क्या करना पड़ता है, एक मिलियंस ऑफ एटम्स के साथ डील करना पड़ता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भी एक हमारे पास जो मैटर है, ठीक है, यहाँ पे ये मैटर की बात हो रही है ना, जो हमारे पास जो मैटर है वो क्या हो, उसमें कितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हैं और कितने ग्राउंड स्टेट में हैं। ओके, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ना एक फार्मूला होता है कि भाई कितने एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में हैं और कितने ग्राउंड स्टेट में हैं, तो वो बेसिकली ये फार्मूला है। अब ये जो फार्मूला है ना, इसमें सॉरी ये N2 नहीं लिखना था, ये आपका NX है और ये N0 है। यानी यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। ओके, और ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट और एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, और के जो है आपको पता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है आपके पास टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब बात क्या है कि यहाँ पर जो मेन जो काम करने वाला है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो के है ना, इसको जरा लिखें तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये इस तरह से है, डिवाइडेड बाय के टी। हाँ जी बच्चों, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमें इसमें देखना क्या, देखना ये है कि आप के टी जो है ना, ये बेसिकली हमें बताता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट के एटम्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, आप कम होंगे ज्यादा होंगे ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा एक अंदाजा हो रहा है कि इसके साथ इसका कोई ताल्लुक है। अब जनरली हम देखते हैं कि जब हम किसी भी मैटर का जो टेम्परेचर होता है बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट एटम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब बात यह है कि आप कितना टेम्परेचर बढ़ाएं कि वो, अब ये तो नहीं है कि उसको वैसे ही पिघला दें, पिघला भी दें फिर भी जरूरी नहीं है कि वो एक्साइटेड स्टेट में सारे चले जाएं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप कर लें, आपका ये जो ई एक्स है ये हमेशा क्या रहेगा, ई नॉट से ज्यादा रहेगा। ये तो आपको पता है ना, ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है और ये क्या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो अब ये तो दोनों फिक्स चीजें है ना, ये आपको पता ही है ना, ये तो फिक्स है। आपके पास अगर ये दो किसी भी एटम के अंदर दो स्टेट्स हैं, ये एक ई एक्स है और एक ई नॉट है, तो अब इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो ये हमेशा इससे बड़ी रहेगी। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जब ये हमेशा बड़ी रहेगी तो इसकी वजह से ये जो आपका आएगा ना, ये हमेशा इसको क्या कर देगा, लेस देन यूनिटी बना देगा। ये सारा हिस्सा जो है ना आपका लेस देन यूनिटी होगा, तो इसका मतलब है कि एन एक्स जो है हमेशा लेस देन एन नॉट रहेगा। ये आपको अगर नहीं समझ आ रही है, आप इस पर गौर करेंगे खुद ही समझ आ जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट एटम्स हमेशा क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट एटम्स हमेशा क्या होंगे, लेस नंबर में होंगे ग्राउंड स्टेट एटम्स। आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लें जो भी कर लें, तो ये हमेशा इस तरह से रहेगा। अब ये बात अगर आपको समझ आ रही है तो अभी हमें आपको बताता हूँ कि इसकी वजह से हो क्या रहा है। ओके, अब ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर ये वाली कंडीशन है कि एन एक्स इज लेस देन एन नॉट, मीन्स कि एक्साइटेड स्टेट एटम्स जो है वो कम है। तो ऐसे सिस्टम के ऊपर अगर आप रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे ना, अब ऐसे सिस्टम को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें ना तो ये इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं इस तरह से, ये इसकी क्या है ग्राउंड स्टेट है, और ये इसकी, ये सिर्फ थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, बाकी ज्यादातर क्या है यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में ही है। तो अब क्या हुआ है कि ऐसे सिस्टम के ऊपर अगर आप बम्बार्डमेंट करवाते हैं ना, किनकी,
रेडिएशंस की, तो ये रेडिएशंस क्या करेंगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी और ऊपर चले जाएंगे। मतलब कि ऐसा सिस्टम जो होता है उसमें हमेशा एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा वो ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन रेट जो है वुड बी ग्रेटर देन स्टिमुलेटेड एमिशन। ये भी समझ आ रही है आपको बात, कैसे जी? अब देख सकते हैं ये ऊपर दो हैं, तो स्टिमुलेटेड एमिशन से ये दो नीचे आ सकते हैं। ये फोटॉन्स, यहाँ पे हम बहुत सारी फोटॉन्स अगर इसमें भेज रहे हैं, तो ये दो जो होंगे इनकी स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, बाकी ये इतने सारे जो हैं इनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी और ये ऊपर चले जाएंगे। तो इस वजह से ऐसा सिस्टम जो होता है उसमें हमेशा क्या होगी कि हमेशा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अच्छा वो हमारा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और भी मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है, लेजर लाइट में हमें चाहिए कि हम एनर्जी जनरेट करें, हमें रेडिएशन एमिट करवानी है। तो यहाँ पर तो आप जितनी मर्जी स्टिमुलेशन कर लें, एनर्जी इमिट थोड़ी सी होगी, ज्यादा अमाउंट में नहीं होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, स्टिमुलेशन रेट कम है, इमिशन रेट यानी स्टिमुलेटेड एमिशन रेट कम है, ऐसे ही है। तो आम तौर पर ऐसे ही होता है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसकी पॉपुलेशन इन्वर्जन करवानी है। हमारा जो मकसद है, वी नीड, एक्चुअली वी नीड पॉपुलेशन इन्वर्जन। वो कैसे कि आपकी जो एक्साइटेड स्टेट है ना, ई एक्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऊपर चले जाएं किसी तरह से। वो कैसे जा सकते हैं कि हम कोई ऐसी टेक्निक यूज करें कि ये सब कुछ हो जाए, और ये जो ऊपर वाले थे जो एक्साइटेड स्टेट में थे ये नीचे हो जाए इस तरह से। हमें ये इस तरह की सब कुछ चाहिए, और ये इतना सिंपल काम नहीं है, इसके लिए टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। तब जब हम अब इस केस में अगर हम लोग करते हैं ना यहाँ पर बम्बार्डमेंट्स करते हैं फोटॉन्स की, तो अब क्या हो जाएगा, आपका स्टिमुलेटेड एमिशन जो होगी ये बढ़ जाएगी, और एब्जॉर्प्शन जो होगी ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमें बेसिकली अब क्या होगा, जब ये केस होता है तो बहुत सारी यहाँ से निकल रही होंगी, क्योंकि अब ये एक फोटोन जो होगी ना किसी एक के साथ टकराएगी ना, तो अब देखिए जरा गौर करें, एक फोटोन अगर एक किसी एक के साथ टकराती है, तो उससे क्या होना है, एक तो ये वाली भी हमारी बाहर आ जानी और उसके साथ एक और आ जानी, मतलब यहाँ से तीन, हमने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट तीन की है, तो यहाँ से आपके पास छह आनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो छह आ रही है, इन छह की क्या होनी है, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही फोटोन जो है फोटोन एनर्जी होगी सब कुछ, तो जिसकी वजह से इनको फिर हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे लेजर बनाया जा सकता है सेम फ्रीक्वेंसी का, कोहेरेंट वगैरह, वो सारी चीजें तो आपको पहले पता है कि उसकी क्या होती है। तो हमें बेसिकली ये पॉपुलेशन इन्वर्जन करवानी है। नेचुरल सिस्टम्स में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा ज्यादा होता है, हमें अब कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये सब कुछ हो जाए। अब ये सारी थ्योरी जो थी ना, ये आइंस्टाइन साहब ने दी थी, ये सब कुछ आइंस्टाइन ने दिया, 1905 में उसने दे दिया। लेकिन है इसके जो लेजर सबसे पहला डेवलप हुआ है ये 1960 में हुआ, 1961 में, 1960 में हुआ है। तो सबसे पहला जो लेजर था जी ये इससे पहले एक रूबी लेजर भी, उस पर हमने नहीं बात करनी। हमने बात करनी जी हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, तो ये हीलियम नियॉन लेजर है, इस पे बात करते हैं। ये इट वाज डेवलप्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट, उसका नाम था जी अली जवान। ये ईरान के थे। ठीक है, ईरानियन अमेरिकन है। इन्होंने 1961 में ये डेवलप किया। ठीक है जी, तो अब इसके लिए हम लोग बनाते हैं जी इन्होंने एक बेसिकली गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी वो यूज़ की थी। तो वो डिस्चार्ज ट्यूब है कुछ इस तरह से, चलेंगे इसको भी डायग्राम में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलें जी, ये आगे डायग्राम भी आपकी। अब ये जो थी ना उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब इसमें यूज़ की थी। ठीक है, इसमें अब आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। इसमें ये मिरर्स लगे हुए हैं। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि ये
आप इसके करंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 मिरर्स हैं, ओके जी। एक मिरर जो है वो फुली पॉलिश्ड है और एक क्या है, पार्शली पॉलिश्ड है, लीकी है, लाइक उसमें से कुछ लाइट रोक लेता है, कुछ गुजार देता है, तो ये इस तरह से। अच्छा, अब इसकी थोड़ी थोड़ी लिखते हैं। उसने कहा जी, कंसीडर अ ग्लास एंड डिस्चार्ज ट्यूब filled with an 80% 20% mixture of helium of the inert gases, helium and neon, ठीक है। अब ये 2 गैसेस का मिक्सर जिसमें क्या है 80% हीलियम है और 20% क्या है, नियॉन है, तो ये इस तरह से करते हैं। अब इसके अंदर क्या करता है कि बताता है कि हीलियम एक्ट्स एज अ पंपिंग मीडियम। पंपिंग मीडियम मींस के ऐसा मीडियम जिसके जो कि एक्साइटेशन के लिए यूज होता है, जिसके एटम्स एक्साइटेशन के लिए यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। हियर हीलियम एक्ट्स एज पंपिंग मीडियम मींस के इसके एटम्स जो होंगे वो एक्साइटेशन के लिए यूज होंगे, और जबकि नियॉन जो है यहाँ पर यूज होता है एक्ट्स एज लेजिंग मीडियम। इसके एटम्स जो होंगे वो यूज होंगे किसके मकसद के लिए जी, आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, ओके। इसके फिर बताता हूँ, हीलियम के एटम्स एक्साइटेशन के लिए यूज होंगे और नियॉन के एटम्स किस लिए यूज होंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, जैसे लेजिंग कहते हैं। तो ये जी हमारे पास। अब क्या है कि सबसे पहले तो अब आपने इसके अंदर हीलियम और नियॉन ये 2 गैसेस दे दी। हीलियम आपके पास क्या है 80% है और ये क्या है 20% है, इस तरह से। तो अब आप करते क्या है कि इसके अंदर जब आपने ये इसको ये चार्ज इतना देना शुरू किया ना, ये वाला इतनी ये बैटरी जो है इसको ऑन किया है, तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा कि ये इसके अंदर जो गैस है ना, ओके, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि इसके एटम्स जो होंगे वो आइंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही ये सब स्टार्ट होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया ना कि जब डिस्चार्ज होता है तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे क्या होंगे, आइंस। अब ये आइंस और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कोलाइड करेंगे विद हीलियम, और हीलियम को ये एक्साइट करवा देंगे। हीलियम की क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन हो जाएगी। अब आप सब पूछ रहे होंगे कि ये नियॉन के साथ भी तो कर सकते हैं, नियॉन को क्यों नहीं एक्साइट करवाते। बेसिकली हीलियम का मास कम होता है, नियॉन का मास आपको पता है काफी ज्यादा है, ये बड़ा मैसिव एटम है, तो इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये इसकी एक्साइटेशन जो है इलेक्ट्रॉन या आयन के साथ टकराने की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये सिर्फ हीलियम ही एक्साइट हो सकता है। ये एक्साइट होके अपनी E3 पे चला जाता है। अब वो भी मैं अभी डायग्राम यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि ये बेसिकली कैसे सब कुछ होता है। चलिए जी, ये आपका आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होता क्या है कि जब आपने आयंस वगैरह टकराएंगे, कोलिजन करेंगे हीलियम एटम्स के साथ, तो हीलियम जो है बेसिकली यहाँ से अपनी जो ग्राउंड स्टेट है, ये इनकी ग्राउंड स्टेट है, ये हीलियम की और नियॉन दोनों की क्या ग्राउंड स्टेट है, तो ऑब्वियसली दोनों की ग्राउंड स्टेट सेम जगह पे होगी। तो अब ये जो है यहाँ से एक्साइट करके E3 पे चला जाता है, अंडरस्टैंड। अब जब ये E3 पे गया है ना, तो अब लकीली ऐसे है कि E3 की जो एनर्जी है, ओके, E3 की जो एनर्जी है इसकी हीलियम की E3 जो है, हीलियम की E3, ये एक मेटा स्टेबल स्टेट है। ये क्या है, एक मेटा स्टेबल, ये क्या होती है,
मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी एनर्जी स्टेट होती है जिसके अंदर मैंने बताया था ना कि 10⁻⁻10 सेकंड्स में क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस जो है ना एमिशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेटा स्टेट्स जो होती हैं उसमें थोड़ी डिले में होती है, 10⁻³ पे जाके एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट होती है, समटाइम्स 10⁻² पे भी होती है। मीन्स के इनके अंदर एक थोड़ा ज्यादा टाइम के बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हीलियम एटम्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हीलियम एटम की मेटास्टेबल स्टेट में जो यानी E3 जो है हीलियम एटम की, वो है जी आपके पास 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि नियॉन की E2 जो है, ये नियॉन की E2 ये बेसिकली आपके पास बराबर है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है। इस वजह से कि ये जो E3 पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं ना, बेसिकली E3 वाले तो नहीं होते। बेसिकली क्या है कि ये E3 वाले पे जो पड़े थे हीलियम के एटम्स, E3 पे जो हीलियम के एटम्स यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं, ये क्या कर देते हैं, ये ग्राउंड स्टेट वाले नियॉन एटम के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड पे जो पड़े हुए हैं ना, ग्राउंड स्टेट में जो नियॉन एटम्स पड़े हुए हैं उनको उनके साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ये जो इसने बताया हीलियम नियॉन कोलिजन। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से E2 पे डायरेक्टली आ जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली कहाँ पे आ जाते हैं, E2 पे। वजह क्या है, क्योंकि इनको डायरेक्टली E3 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। समझ रहे हैं ना बात, E3 वाले जो हैं वो कौन से थे आपके पास, हीलियम के थे। तो हीलियम वाले टकराते हैं किसके साथ जी, नियॉन वाले के साथ, और उसको अपनी ये वाली एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ी बहुत उनके पास अपनी होती है, और वो अपनी E2 पे पहुंच जाते हैं यहाँ पर। ये अब यहाँ पर जो सारे हैं ये नियॉन वाले हैं। अंडरस्टैंड। अब ये जी आपका बन गया हुआ है, ये सारे के सारे जो मेटास्टेबल में हीलियम वाले थे इन्होंने टकराए उतने ही नियॉन के साथ, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्होंने बना दी है नियॉन एटम्स की यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए होती है, लाइक एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, और जो ग्राउंड स्टेट है या उससे नीचे वाली जो स्टेट है, एक्साइटेड से नीचे वाली जो है, वो क्या हो, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एटम्स कम हो। मैं इलेक्ट्रॉन की बार बार बात कर रहा हूँ, यानी एक्साइटेड स्टेट पे आपके पास ज्यादा एटम्स हों, और उससे जो नीचे स्टेट है उस पर आपके पास क्या हो, कम हो। इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पर भी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है ना, E1 के ऊपर तो कोई एटम है ही नहीं, तो E2 पे नियॉन के बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई है। तो इस वजह से अब ये क्या हो चुकी है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुकी है। उन्होंने बड़ी क्लेवर तरीके से एक पॉपुलेशन इन्वर्जन की है। तो अब ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई है ना, इसने अब क्या करना है कि यहाँ पर अब फौरन क्या हो जाएगा, एक भी आपने फोटॉन इसके अंदर दाखिल कर दिया ना, यानी एक ऐसा फोटॉन जो कि इसकी स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट कर दे, तो यहाँ से लेजर का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये फिर एक जो होगा, यानी यहाँ से एक आता है ना, लाइक ये एक के साथ आपने जो है स्टार्ट करवाई है स्टिमुलेटेड एमिशन, तो ये क्या करेगा, एक जो होगा दो निकालेगा, वो दो अगेन फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मिरर्स, लाइक कि इसके अंदर एक फोटॉन जब उसने निकालना है दो, ठीक है ना, स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो अब ये जो दो है ना आएंगे यहाँ पर इस मिरर के साथ टकराएंगे, ये फिर वापस इधर टकराएंगे। तो ये जब यहाँ से टकरा के वापस आएंगे तो दो के साथ चार बना देंगे, फिर इधर से टकरा के फिर इधर आएंगे, तो फिर ये दो चार बने तो चार आगे आठ बना देंगे। तो ये इस तरह करते 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 आपके पास क्या होता है, यहाँ से एक बहुत ही कोहेरेंट किस्म की बीम निकलना शुरू हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, लेजर। अंडरस्टैंड। तो ये जो लेजर है वो ये इस तरह से बनता है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं जी, थ्योरी लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, फिर हम लोग इसको एंड करते हैं। तो थ्योरी में मैं यही बात बतानी है जो मैंने बोली है, अब इनकी आपको समझ आ गई है तो फिर आसान हो जाएगा। तो अब ये लिखते हैं जी, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पंपिंग सबसे पहले हमने करनी थी। पंपिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय सेटिंग अप, मैंने बताया था ना कि बैटरी को ऑन कर दें, सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड गैस डिस्चार्ज, यानी गैस डिस्चार्ज मतलब कि आपने इलेक्ट्रॉन और आइंस बना दिए इन द हीलियम नियॉन मिक्सचर। तो ये आपने कर दिया।
अब उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस आपस में टकराएंगे, सॉरी, आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स will collide with helium atoms और उनको क्या कर देंगे, रेजिंग देम टू लेवल E3। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो कोलिजन के बाद एक्साइटेशन होगी तो हीलियम एटम डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएंगे, E3 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये उनको वहां पे भेज देंगे। उसके बाद क्या होता है, तीसरी बात यह है कि नियॉन एटम जो है उनकी जो ऊपर क्यों नहीं जा सकते, वो मैंने बता दिया क्योंकि वो मैसिव होते हैं, उसको अभी नहीं लिखते यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात, E3 इज अ मेटास्टेबल स्टेट। ये भी बात मैंने बता दी कि मेटास्टेबल कौन सी होती है, मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, जिसपे क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं होती। स्पॉन्टेनियस इमिशन इज वेरी इनफ्रीक्वेंट। ठीक है, मतलब बहुत ही उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तीसरी जो मेटास्टेबल स्टेट स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है, स्पॉन्टेनियस इमिशन टू ग्राउंड स्टेट इज वेरी। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट मैंने बताया था कि E3 जब हो जाता है ये इतनी जल्दी नहीं होता, तो इस वजह से फिर E3 में जो एटम्स पड़े थे ना हीलियम के, वो क्या कर देंगे, वो टकराएंगे ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स जो हैं नियॉन के, तो उसके नतीजे में ये फिर नियॉन वाले जो होंगे वो भी E2 में चले जाएंगे। मैं बताता हूँ ये क्यों। अब क्या है कि लेवल E3 ऑफ हीलियम, और जिसकी E3 की मैंने बताया था एनर्जी कितनी है, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज बाय चांस नियरली इक्वल टू लेवल E2 ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग, अब क्या होता है कोलिजन जो होती है ना, ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन हीलियम एंड नियॉन क्या होता है, द एक्साइटेशन energy of helium is transferred to ground state neon atoms। तो एज अ रिजल्ट नियॉन एटम्स फिर कहाँ पे चले जाएंगे, विल गो टू E2। और मैंने बताया था कि E2 becomes highly populated as compared to E1। ये जी पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है जी। अब बात यह है कि ये वाली पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ना, ये भी मेंटेन रहती है। अब ये यहाँ पे बात ये भी हो सकती है कि अभी चलिए थोड़ी देर के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन हो भी गई है, लेकिन उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन या स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद ये इन्वर्जन जो है दोबारा खत्म हो जाएगी। तो कहता है ये ऐसा नहीं है, ये वाली जो इन्वर्जन है ना, दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज मेंटेन्ड बिकॉज, दो वजह जी। पहली वजह ये है कि मेटास्टेबल जो है ना E3 जो है, द मेटा स्टेबिलिटी ऑफ लेवल E3 ensures a ready supply of neon atoms in level
E2। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या है, लेवल E1 डिके rapidly to neon ground state। ठीक है, यानी ये जो E1 है ना, मैं फिर बताता हूँ। अब क्या होना है यहाँ पर, ये E2 से E1 पे आने हैं एटम्स। तो अब ये यहाँ पर जो है ना, ये फौरन ही यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो अगेन ये E3 वाले जो एटम्स हैं हीलियम के, उनके साथ ये टकराएंगे, फिर अगेन E2 पे चले जाएंगे, वहां पे फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर ये इधर आएंगे यहाँ से फौरन। तो ये इस वजह से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये वजह। तो अब जी नेक्स्ट बात लिख लेते हैं। सच सच स्टिमुलेटेड emission from level E2 to E1, ये वाली जो मैंने बताया था, रैपिडली ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। predominates and a red laser light of lambda is equal to meter L is generated। ठीक है बच्चों, ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट ये आपके पास आ जाता है, अब ये जो लेजर लाइट बनी है ना, ये रेड लेजर लाइट, तो ये क्या करती है, सच अ फोटोन कैन ट्रिगर a stimulated emission event emission event which in turn can trigger an other such event or and a chain reaction produces a coherent beam of laser light moving parallel to tube axis। अब जी नेक्स्ट जो है, ट्यूब एक्सिस के पैरेलल मूव करती है। अब नेक्स्ट बात है, द लाइट मूव्स थ्रू डिस्चार्ज tube many times by successive reflection from mirror M1 and M2। अब उसके साथ जब ये बार बार करते हैं तो उसके बाद ये फिर क्या हो जाती है, ये स्टिमुलेशन जो है और बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट इट accumulates। अब इसकी थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से परेशान है ना, सारा समझा दिया अपने अल्फाज में भी, आप लिख लेते। एडिशनल स्टिमुलेटेड emission photons with each passage, यानी हर दफा जब वो रिफ्लेक्ट होके उस गुजरेंगे तो ये एक और बढ़ जाएंगे। लास्ट बात ये है, अब क्या है, M1 इज टोटली पॉलिश्ड, मतलब यहाँ से कोई भी लीक नहीं हो सकती, बट M2 जो है इज पार्शली पॉलिश्ड so that a small fraction
of the laser light escapes to form a useful external beam। ठीक है जी, तो ये जी आपका यहाँ तक लेजर का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है।